अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आप जानते हैं आजकल जो ज़्यादा फोकस है या ज़्यादा मामलात हैं जिनके ऊपर बात की जा रही है, एक तो ये कि हुकूमत जो है उसका बर वक्त चले जाना, इलेक्शन बर वक्त होंगे, इस बात को हम देख रहे हैं कि बार बार हुकूमत की तरफ से कम इंडिकेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है। निगरान सेटअप के हवाले से हम देख रहे हैं कि तैयारियां जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही हैं। प्राइम मिनिस्टर के ज़ेरे सदारत इजलास भी हुआ है। तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी टॉप लीडरशिप उस इजलास में मौजूद थी और वहाँ पर जो अपनी कारकर्दगी है इस महदूद अरसे की हुकूमत की उसका भी एक जायजा लिया गया, उसके हवाले से बातचीत की गई। एंड एट द सेम टाइम निगरान सेटअप में कौन लोग हैं, डिफरेंट जो नाम सामने आ रहे हैं उनके हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि बातचीत की गई है। तो देखते हैं कि निगरान सेटअप को लेकर एक तो ये कि कंसेंसस कितना मुश्किल मरहला हो सकता है, कंसेंसस हो सकेगा नहीं हो सकेगा। बहुत से नाम हैं जो इस वक्त फ्लोट कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो निगरान सेटअप के अंदर उसका हिस्सा हो सकते हैं। थोड़ा सा उसके हवाले से भी हम आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इंतखाबात वक्त पे होने के हवाले से, तो जहां पर बहुत सारी कयास राइयों का एक सिलसिला है, वहां पर एक लीगल या एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू मरदमशुमारी का भी है कि नई मरदमशुमारी के तहत अगर इंतखाबात होंगे पाकिस्तान के अंदर तो क्या जो गिवन टाइम बताया जा रहा है कि जब इलेक्शन असेंबली तहलील होगी उसके 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर, डिपेंडिंग की किस डेट को असेंबली तहलील होती है, क्या इंतखाबात हो सकेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ रोज पहले एक इंटरव्यू में पहले ये बात कही और अब मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की तरफ से एक ऑफिशियल समरी भी मूव कर दी गई है CCI के लिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कि वो उसको देखें और फिर उसके हवाले से फैसला करें। बट हैविंग सेड दैट, हुकूमत अगर असेंबलियां तहलील कर देती है तो उसके बाद ये सारा मामला फिर CCI और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में होगा, बॉल उनकी कोर्ट में होगी। थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स आज की बहुत इंपॉर्टेंट खबर तोशा खाना के हवाले से, जो तमाम तर नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी हुई थी कि क्या डिसीजन आता है यहाँ से, किस तरीके से इस मामले को आगे लेके जाया जाएगा। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ एक मिक्स्ड सा ही मामला देखने में सामने आ रहा है। बट सारी बातें हैविंग सेड एंड डन एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि इस मामले को अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा या तो पता नहीं तूल देने की कोशिश की जा रही है या इसको अभी मजीद कोई इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है जो कि अदालतें ऑनरेबल कोर्ट्स चाहती हैं कि उनको निकाल दिया जाए। वो कन्फ्यूजन कैसे निकलेगी? क्योंकि अगर हम बात करें तो केस की मेंटेनेबिलिटी और जुरिस्डिक्शन दोनों के ऊपर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए। अलबत्ता जो जज हुमायूं दिलावर हैं उनकी कोर्ट से केस को निकाल दिया जाए, वो जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियात हैं, हम तारुफ करवा का आगाज़ करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी हैं तस्नीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त के लिए। फॉर्मर गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, सीनियर सियासतदान हैं इकबाल जफर झगड़ा साहब कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। सजाद मीर साहब, सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, तोशा खाना केस सर जो पूरा एक प्रोसेस है हम सबके सामने है, जिस तरीके से इसको वो पिंग पोंग खेली जा रही है इसके साथ, ट्रायल कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वापस हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। तो ये थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स के लिए तो वजाहत कर दें कि हो क्या रहा है और आज जो डिसीजन हुआ है आया है उसको किस तरीके से देखते हैं? असल में बात यह है जी कि जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे अदालती निज़ाम का एक मजाक बन के रह गया है। आपको अगर अगर अपनी, जिसे आप मतहत अदलिया कह लें या अपनी डिस्ट्रिक्ट अदलिया कह लें, उस पर एतबार नहीं है तो आप किस पे एतबार करना चाहते हैं? आपकी आला तरीन अदलिया पे लोगों ने अदम एतमाद ज़ाहिर कर दिया है। हाँ। अब उस बात को छोड़ दीजिएगा, लेकिन कम से कम आप ला के प्रोसेस को तो चलने दीजिएगा। अब मुकदमा चल रहा है, आप कहते हैं दोबारा सुनिएगा कि मेंटेनेबल है कि नहीं, मेंटेनेबल है कि नहीं है, फिर कहते हैं दोबारा सुनिएगा। सुनेंगे आप ही, हाँ। क्योंकि आपको पता है कि सुनना उसे पड़ेगा। आप जज को आसानी के साथ तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन फिर उसको रेफर कर देते हैं। हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट के पास मुकदमा है, मैं उसमें नहीं दखल दे सकता। हाई कोर्ट फिर कहता है आप इसको दोबारा सुनेंगे आप ही, लेकिन आप फैसला कीजिए कि आप ये सस्टेनेबल मेंटेनेबल है कि नहीं है। ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बात यह है कि एक मुकदमा आप जो लोअर जुडिशरी को, जिसे आप कहते हैं मतहत जुडिशरी को, उसको फैसला तो करने दीजिएगा। ट्रायल कोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसको मुकदमे के बारे में कोई राय तो कायम करने दीजिएगा, उस मुकदमे को आगे तो चलने दीजिएगा। फिर जब आपके पास आएगा तो आप फैसला कर दीजिएगा। आप कह दीजिएगा कि टेक्निकल ग्राउंड पर ये गलत था या जैसा भी था, जब भी है प्रोसेस फिर आगे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। लोगों को ये भी पता है कि जब मुकदमा जब आगे जाएगा तो आला अदलियों के मिजाज क्या बनेंगे।
सर मैं लेकिन आगे वही बात है, जसारत करूं कि ना करूं, वो फिर बहुत सारे मामला जो है सेंसिटिव भी हो जाते हैं इस मुल्क में। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कोर्ट्स के फैसले होते हैं उन पर कमेंट किया जा सकता है, तो मैं यही इम्यूनिटी लेते हुए ये फैसला कर लेती हूँ कि इस फैसले को देखकर तो सर ये नहीं लगता, फिर वो जो कहते हैं ना साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, ये ऐसा लगता है कि वापस मामले को नीचे वाले कोर्ट में भेज कर अपनी मर्जी का जवाब शायद निकलवाने की कोशिश है। सर क्या आप खुद ही कह दीजिए कि आप नहीं सुन नहीं, सकते? आप कहते हैं कि जनाब आपने जो ये इसको कहा है कि ये मेंटेनेबल है, जब दोबारा गौर कीजिएगा। दोबारा फिर जी आपको कहते हैं फिर दोबारा गौर कीजिएगा। हाँ वो कहता है भाई मैं 2 बार गौर कर चुका हूँ, कल आ जाइएगा, कल मैं शाम तक फैसला सुना दूंगा। हाँ मतलब मेरी जान छोड़िए, अगर आपने कुछ इसके खिलाफ फैसला करना या सुनाना है तो सुना सुना दीजिएगा। दीजिए और बिल्कुल। उसमें उसमें और भी बहुत सी बातें हैं कि उसका एक हिस्सा आपने अपने पास रखा है, वो सुनेंगे, एक हिस्सा उसने अपने पास रखा हुआ है। ये अदालती निज़ाम का मजाक है। और अगर अदालती निज़ाम का मजाक इस तरह चलता रहा तो इस मुल्क में निज़ाम अदल अगर नहीं रहा तो फिर समझिए निज़ाम जमहूरियत कायम नहीं रह सकता। बजा जमहूरियत की बुनियाद ही रूल ऑफ लॉ पर है, हम्म और रूल ऑफ लॉ अदालतें कायम रखती हैं। अगर अदालतें रूल ऑफ लॉ को कायम रखने में नाकाम रहती हैं तो सिर्फ अगर आप इस बात की कहें कि इलेक्शन करो और जो जीत जाए उसको आने दो, और फिर वो जो चाहे करो, और जो उसकी मनमानी हो उसको करने दो, और अगर अदालतें उसके साथ मिल जाएं तो सब यही इंसाफ, भाई ये जमहूरियत नहीं होती। और दुनिया में किसी जगह इसको जमहूरियत नहीं कहा जाता। आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके के साथ लेकर इसको आगे चलना है। आप मजाक ना बनाए अदालतों का। अगर आप समझते हैं कि ये फैसला गलत है, जज गलत है, कुछ भी है, आप उसको खत्म कर दें। हम्म आप आप दूसरा हायर कोर्ट है, आपके पास बिल्कुल ये इख्तियार है, आप उसको खत्म कर दें। लेकिन आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अगर आपको किस पर एतबार होगा अगर आपको अपने ही लोअर कोर्ट पर एतमाद नहीं है। मैं झगड़ा साहब के साथ पास इसी सवाल के साथ जाती हूँ। झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। ये जो तोशा खाना केस के साथ जो कुछ हो रहा है सर, इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं एज अ सीनियर पॉलिटिशियन? इस मुल्क के अंदर आपने बहुत से ट्रायल्स पहले देखे होंगे, बहुत से ट्रायल्स और भी होंगे, लेकिन ये कुछ चीजें वन ऑफ इट्स काइंड नहीं बनती जा रही सर। के एक हायर कोर्ट है जो लोअर कोर्ट को बार बार ये कहती है कि नहीं आप दोबारा देख लें कि ये मेंटेनेबल भी है कि नहीं, आप दोबारा सोच लें कि आप सुन भी सकते हैं कि नहीं। देखिए, इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन। जिस तरह मेरे भाई ने एक्सप्लेन किया कि the situation that we see and the things which are happening in the judiciary and our courts, ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। हमने आफ्टर ऑल इस मुल्क में चलना है, और इस मुल्क में अगर हमने डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है तो उसके लिए जरूरी है कि अदालतें उसको सपोर्ट करें। हाँ। अगर अदालतों की सपोर्ट नहीं होगी तो जमहूरियत कायम रह ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदालतें जिस तरह के मेरे भाई ने कहा कि वो एक हिस्सा अपने पास रखते हैं, दूसरा अपने पास रखते हैं जी, और कहते हैं कि जी ये इसको फिर दोबारा देखा जाएगा और फिर कंसिडर करेंगे। तो इमरान खान के केस में तो बड़ा ऑब्वियस है, रोज कहा जाता है कि बस जी फाइनलाइज हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक एक्शन, और उसको गिरफ्तार करेंगे। और ये फिर कल पता चलता है कि जी वो तो उसकी जमानतें हो गई हैं और उसको गिरफ्तारी होगी, और देन ही vanishes फ्रॉम द सीन एंड कुछ दिनों से सर वो ऐसा कैसे कर रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है ना। ये सवाल तो कहीं ना कहीं फिर हुकूमत वक्त की तरफ भी डायरेक्ट किया जा सकता है या होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है सर। सीक्रेट सर्विसेज एक्ट लगता है क्योंकि वो जो साइफर वाला मामला है वो सारा मामला आजम खान की गवाही के बाद खुल के सामने आ गया। वो फिर भी हम देखते हैं कि जमान पार्क में ही मौजूद है, उन्हें कोई नहीं पूछता। 9 मई की बात करें, JIT की रिपोर्ट आ गई, वो फिर भी जमान पार्क में मौजूद है। आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, इंट्रा पार्टी केस है, इलेक्शन कमीशन बुला रहा है, वो जाते नहीं है, वो फिर भी जमान पार्क में मौजूद है। तोशा खाना केस की बात कर ले, उसके ऊपर भी सारा कुछ खुल के सामने आ रहा है, वो फिर भी जमान पार्क में मौजूद है। वो अपनी सेफ जोन से ना बाहर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनको शायद कोई बाहर निकाल भी नहीं सकता। बात आपकी ठीक है कि देखें हुकूमत वक्त क्या कर सकती है इसमें। जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे हुकूमत का एक हमारे मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसमें यह है कि वो और डेमोक्रेसी की बात और फौज की जो बात होती है वो तो अपनी जगह, लेकिन जुडिशरी को वो बड़े एहतराम से देखते हैं। और वो कहते हैं कि जुडिशरी को अगर वो गलत बात भी करें तो मैं बड़े एहतराम से उनको पॉइंट आउट करूंगा, ये जो बात है ये आप रिकंसिडर करें, ना कि उन्हें मैं उनको धमकाऊं और उनको कहूं कि ये फैसला तुमने गलत क्यों किया है, इसको ठीक करो। नहीं, आई विल अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द
जो हाई कोर्ट डिसीजन, बट इफ आई फील कि ये इसमें कोई गलती है तो मैं उसकी निशानदेही करूंगा बड़े तरीके से। जिस तरह फौज में मेरा बयानिया है, मैं फौज की बहुत कदर करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने मेरे पास आना है तो मेरे डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू आए, या किसी और प्राइम मिनिस्टर का, उनका डिफेंस मिनिस्टर है, उसके थ्रू आए। नॉट दैट दे शुड कम डायरेक्टली टू मी एंड मुझे ये हुक्म दें कि जी आपने ये काम इस तरह करना है। वो आप मुझे वो काम बताएं, मैं करूंगा, और जब हो जाए उनको बुला के बताऊंगा, और अगर उनको मर्जी का हो तो फिर मैं उनको सलाम भी करूंगा कि भाई मैंने आपका जो काम किया है वो आपकी मर्जी के मुताबिक है, सो आई सैल्यूट यू। वो तो अपने फौज की, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इंटरफेयर नहीं करना चाहते आप लोग। मैं जरा इसी नुक्ते पे तस्नीम कुरैशी साहब को, एब्सोल्युटली नॉट, मैं जरा इजाजत दीजिएगा तस्नीम कुरैशी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, आप लोगों की लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की बात करूं मैं, झगड़ा साहब की जमात की लीडरशिप की बात करूं मैं, हम में से यहाँ कोई नहीं सियासी इंतकाम को सपोर्ट करता या कहता कि सियासी इंतकाम होना चाहिए, लेकिन बगैर किसी ग्राउंड के आप लोगों की जो लीडरशिप्स हैं वो कितना कितना अरसा जेलों में रही, उन्होंने क्या कुछ फेस किया सबके सामने। यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है, कम से कम वो यही बताया जा रहा है कि एविडेंस मौजूद है, चार्जशीट जो है वो बड़ी पक्की है, सारा कुछ साबित होता जा रहा है। सर, फिर भी वो जो है वो खुलेआम फिर रहे हैं, और फिलहाल वो तो बहुत सारी चीजों को अभी भी हम देख रहे हैं, डिफाई भी करते हैं अथॉरिटी को, वो अदालतों में पेश ही नहीं होते। देखें जी, ये तोशाखाना को ना शोशाखाना केस बना दिया गया है, जिसका किसी को समझ नहीं पड़ रही। आम बंदा हमसे पूछता है कि ये हो क्या रहा है, इसमें एक दिन कुछ बात होती है, दूसरे नई बात आ जाती है, तो ये तरीक़ेकार क्या है इसका? अब आम आदमी को इस चीज का हम कैसे एक्सप्लेन करें? अब यही कहते हैं जनाब फिर अदालतों की मर्जी है यार, जैसे भी कर रहे हैं ठीक है। फिर हमारे वो कहते हैं ना, कमजोर बात हमारी यही होती है। अब हर बंदे को आप कैसे एक्सप्लेन, आज कुछ हो रहा है निचली कोर्ट में, कल हाई कोर्ट आ जाती है, जब हाई कोर्ट आप बोलती है तो निचली कोर्ट से कुछ आएगा, और ये एक तमाशा सा जो इस मुल्क में चल रहा है, तो ये मैं समझता हूँ इससे कोई अच्छा इमेज अदलिया का भी नहीं बन रहा। अपनी जो बात है वो एक तरीक़ाकार है, उनको वादे है। मैं समझो बड़े मैं सॉरी करके ये बात कहना चाहूँगा, अदालतों को अपना एहतराम करने का एक तरीका बनाना चाहिए। सजाद मीर साहब, इस वक्त सारी सूरत हाल है, जो सवाल मैंने भी झगड़ा साहब से भी किया। सर, एक तो ये कि तोशाखाना केस में जिस तरह की दौड़ लगाई हुई है इमरान खान साहब ने, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो कल भी मैं एक अंग्रेजी फिल्म देख रही थी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ट्रूथ, इफ ही इज ऑन द ट्रूथ, तो व्हाई इज ही शाइंग अवे फ्रॉम ब्रॉड डे लाइट? मतलब बाहर क्यों नहीं आता दिन को, अगर इतना ही सच्चा है। सवाल ये कि ये जो दौड़ लगाई हुई है खान साहब ने, एक तो इसके ऊपर कॉमेंट कीजिएगा, और दूसरी बात ये कि इस दौड़ के बावजूद भी उन पर कोई हाथ पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये एक केस की बात नहीं है, मल्टीपल केसेस की बात है। देखें, बात सुने, उन पे 4-5 केस ऐसे हैं जो अगर थोड़ा सा भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए, थोड़े से भी, तो वो बचते नहीं हैं, और यकीनी तौर पर वो इन केसों की जद में आते हैं, डिस्क्वालीफाई भी होते हैं और नाअहल भी करार पाते हैं। ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है, उनको सजा भी होनी चाहिए। अबे आपने गाड़ी खरीदी है, आप पब्लिकली कह रहे हैं 50% दिए, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं साथ को अमीन होकर, और दिए आपने 20%। और मजे की बात यह है कि जिस दिन आपने पैसे अदा किए हैं उसकी कोई रसीद ही नहीं है, पैसे आप कहां से निकाले? आपके पास पैसे थे कि नहीं थे? उसी दिन की एक जारी रसीद बना दी है, पता नहीं किस आदमी ने पेमेंट। यानी कि मसला ये नहीं है कि आपने तोशाखाने से पैसे कोई चीज खरीदी है और खरीद के बेच दी है। मसला ये है कि आपने खरीदी नहीं है, आपने बेचने का एक ड्रामा रचाया और पैसे अदा कर दिए, और उसको शो भी नहीं किया आप अपने एसेट्स में, जो इलेक्शन कमीशन में आपको शो करना चाहिए। एक नहीं, बेशुमार गलतियां की हैं। फॉरेन फंडिंग केस पे आपने ड्रामा लगाए रखा, कई साल तक उसको लटकाए रखा। आप हमेशा सारे कामों पर ये करते हैं, बाकी केसों को छोड़िए। जो दहशतगर्दी का बड़ा मुकदमा आपके खिलाफ है, 9 तारीख का मुकदमा, वो मामूली मुकदमा नहीं है। वो किसी भी मुहज़्ज़म मुल्क में होगा तो मुकदमा होगा, और जेन्युइन मुकदमा गिना जाएगा उसको। आप उसको भी कह रहे हैं कि ये आप उंगली के इशारे कर करके कहते हैं कि याद रखना कल मेरी पार्टी की हुकूमत आएगी। यानी अगर आपकी पार्टी की हुकूमत आएगी तो आप ये कहना चाहते हो कि मैं इंसाफ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। आप उनको धमकियां नहीं दे रहे, बल्कि आप ये कह रहे हो कि मैं इंसाफ नहीं होने दूंगा। तो साइफर वाला मामला, आजम खान साहब के वादा माफ गवाह बनने के बाद जो सूरत हाल है वो, बल्कि उन्होंने बड़ा ब्लेटेंटली ये भी कह दिया कि वो जो कागज मैंने लहराया था वो साइफर थोड़ी था। अगर आप, तो इसका मतलब कि आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं। कहां पर साथ को अमीर रहे आप? अगर आप जालसाजी पब्लिकली कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं,
तो आप इससे ज्यादा आपके नहल होने का सबूत क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अब रियासत मदीना का कोई हुक्मरान ये बात कह सकता है कि मैं फ्रॉड कर रहा था अपने अवाम के साथ, लोगों के साथ? कोई तसव्वुर कर सकता है रियासत मदीना का कोई सर हुक्मरान? वो तो खैर सर वो कह रहे थे फोन के ऊपर, उन्होंने कह नहीं दिया था कि लेट्स प्ले विद इट, विल प्ले विद इट, तो वो तो खेल रहे थे ना, वो तो उन्होंने किसी लेवल के ऊपर ये बात हम तक पहुंच ही गई थी, चाहे जैसे भी पहुंची थी। सर एक बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक, एक ब्रीफ कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि इस वक्त वो बिहाइंड बार्स नहीं है या वो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से मुबर्रा दिखाई देते हैं, ये ओनस हुकूमत पर है, अदलिया पर खाली सोलली है? क्योंकि देखिए एक क्रिटिसिज्म हुकूमत वक्त पर भी ये हो रहा है कि आप चार्जशीट तो बड़ी लंबी दिखाते हैं लेकिन हाथ वाथ कोई नहीं डालते। देखिए, हुकूमत पर मैं इस पर कुछ ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगाता कि हमारा सिस्टम जो ऐसा है, जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी का है, और इसमें मामला बहुत से ऐसे इन्वॉल्व है कि दूसरे इदारों पर भी इल्ज़ाम आता है और कोई अपना सारा बोझ उसका उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन इंसाफ को होना है आखिर, एक वक्त आना है कि जब इंसाफ जो होके रहेगा। और देखिए, अगर आप इंसाफ नहीं करते और चाहते हैं कि इन सारी खताओं, इन सारे जराइम के बावजूद एक आदमी आगे आए कि वो बड़ा पॉपुलर है, वो पॉपुलर लीडर है और अवाम की हमायत उसे हासिल है और वो वोट के जोर पे आ सकता है, अगर आप ये समझते हो, इसके दुरुस्त होने की बात मैं नहीं कर रहा, अगर आप ये समझते हो तो भी ऐसी डेमोक्रेसी तो फिर दुनिया में कहीं नहीं आती। ऐसी डेमोक्रेसी तो हिटलर को लेकर आती है और ऐसी डेमोक्रेसी का रास्ता रोकना जो है वो हर डेमोक्रेट का फर्ज बन जाता है। मेरी बात को मैं शायद मैंने आपके प्रोग्राम में एक बार कहा था कि डेमोक्रेसी के नाम पर और ह्यूमन राइट्स के नाम पर इस मुल्क में इतने गुनाह सरजद हुए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। और हम क्या करना चाहते हैं? जमहूरियत के नाम पर हमने मईशत तबाह कर दी, ह्यूमन राइट्स के नाम पर हमने गुंडों को, दहशतगर्दों को, लुटेरों को खुले छोड़ दिया। किसी मुल्क की दफाई इंस्टॉलेशन पर हमला करना, आज एतजाज लासन ने पूछ लिया है कि गोली क्यों नहीं मारी थी। एक कानूनदान पूछता है गोली क्यों नहीं मारी थी। टेक्निकली तौर पर वो एक ठीक बात पूछ रहा था, लेकिन जब उसने पूछा तो सब लोगों ने कहा कि ये है आपका कानून। चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि जनाब हमें तो दाद देनी चाहिए फौज की कि उन्होंने, यानी आप चाहते ये थे कि गोली चलाई जाती है, गोली चलाने के नतीजे के तौर पर फिर क्या होता? आप ये सीन क्रिएट करना चाहते थे इस मुल्क के अंदर। नहीं, वो जो एक गोली चलती है उसका खमियाजा कितने अरसे तक भुगतना पड़ता, शायद कैलकुलेट किए बगैर हम ये सवाल पूछते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ इस इशू पर भी मजीद बात करेंगे, निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक राजी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तोशा खाना केस के हवाले से, और मैंने कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम निगरान सेटअप के हवाले से, उसके क़याम के हवाले से जो आजकल एक्टिविटीज़ है उस पर भी बात करेंगे। झगड़ा साहब, प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है, उसमें बातचीत हुई है। एक तो ये कि हुकूमत की जो कारकर्दगी थी उसका एक जायजा भी लिया गया और निगरान सेटअप के हवाले से भी बात की गई। पहले अगर थोड़ा सा इसी पे कमेंट कर दीजिए कि जो जब हम बात करते हैं कारकर्दगी की, जिन हालात में सर आप लोग आए, जो जो चैलेंजेस जिनका आपको सामना था, आप लोग समझते हैं कि कुछ आप लोग डायरेक्शन ठीक करके जा रहे हैं, और आप डू यू थिंक कि आपने इतना काम किया है कि अवाम के पास वापस जाना आप लोगों के लिए आसान होगा? देखिए जी, हमने आकर हुकूमत में जो काम किया है वो अवाम भी तस्लीम करती है। आज के अगर इस मुल्क में किसी जमात ने अवामी मसाइल का नोटिस लिया है और अवाम के लिए कुछ बात की है तो वो PMLN है। और ये आपको बता दूं कि अब तो जनरली यही कहा जा रहा है कि अगर हमारे मसाइल हल कर सकती है तो वो मुस्लिम लीग नून कर सकती है। और ज्यादा उम्मीद इसी पे लोग लगाए रखे हैं कि आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून भरपूर नतीजे लेकर आएगी और कामयाबी की तरफ जाएगी। और उसके लिए एक चीज लोग ये भी डिमांड करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वतन जल्दी वापस आना चाहिए। तो मियां साहब तो किसी वक्त भी आने के लिए तैयार हैं। उनको तो जमात रोकती है कि जी जो हालात इन्होंने आपके लिए बनाए थे अब तो इंशाल्लाह एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब ये शर्त है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो। तो पार्टी ने कहा है उन्हें कि आप उससे 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। पहले तो ये था कि ये कह रहे थे कि उनकी जमानतें नहीं हुई, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और यहाँ जमानतें होंगे।
लेकिन अब now everything is clear, so there is nothing to stop him. Inshallah, he will be here, and inshallah, Pakistan Muslim League Noon will score seats in every promise that I see. अच्छा सर, केयर टेकर सेटअप पे भी कमेंट कर दें कि आप समझते हैं कि कंसेंसस आप लोग रीच कर सकेंगे? बहुत सारे नाम फ्लोट कर रहे हैं, खबरें तो बड़ी मुख्तलिफ तरह की चलती हैं। कहीं पर ये भी खबर आ जाती है कि शायद जरदारी साहब किसी बात पे जो है वो नहीं मान रहे या राजी नहीं हो रहे, नाराजगी की खबर भी आ जाती है। फिर इसी तरह मौलाना के हवाले से भी बात चल पड़ती है। तो आपको लगता है कि 12-13 जमातों को सबको साथ लेकर आप इस इशू के ऊपर जो है वो कंसेंसस कर लेंगे? देखें, ये जो आपने बात की है, ये बड़ी पते की बात है। ये 12-13 जमातों को मिलकर कंसेंसस करना, ये नामुमकिन बात है। देखिए, हम तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाजे कर दिया है कि हम तो अपना रास्ता ढूंढेंगे, और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो हमारे साथ ठीक है तावन किया है, लेकिन हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इकट्ठा साइन किया था पीपल्स पार्टी के साथ। आई वॉज सेक्रेटरी जनरल, मेरे दफ्तर मौजूद है उस पर, और उसमें जो चीजें हैं वो उसको ना पहले इन्होंने फॉलो किया, ना अभी फॉलो करते हैं। लेकिन PML स्टैंड, मियां नवाज शरीफ स्टैंड को आए तो वो कहते हैं कि जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, हम उस पर बिल्कुल कायम दायम हैं, और जो भी बात होगी हम उसके मुताबिक करेंगे। तो ये चीजें जो है, तो अब केयर टेकर सेटअप के लिए जो नाम आ रहे हैं, वो तो मैंने हकीकत ये है कि आई डोंट नो, क्योंकि इसमें मैं जरा सामने नहीं। आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं इसको लेकर, लेकिन आपने जो बात की है उससे समझ में ये आ रहा है कि इस इशू को लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती है। ये इस कंट्रोवर्सी हो सकती है कि मेरा तो अपना ये ओपिनियन है कि जो भी आए वो केयर टेकर जो आएगा वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करे। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस वक्त इस मुल्क के मसाइल का हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और मैं अगर इलेक्शन कराऊंगा तो आई विल मेक इट अ पॉइंट कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए जाएं। चलें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर भी बात करते हैं सर। मैं जरा कुरैशी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना, वो इस मुल्क में एक बड़ी अनफॉर्चुनेट वो है सिचुएशन है कि जो हारता है वो कहता है इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं था, जो जीत जाता है वो कहता है जी इलेक्शन बिल्कुल ठीक था, इससे अच्छा इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं। मैं जरा तस्नीम कुरैशी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, ये जो निगरान सेटअप का मरहला है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आप समझते हैं इत्तफाक राय कायम कर सके, हो सकेगा, हुकूमत कर सकेगी? आपने बड़ी अच्छी बात की है। जब भी फेयर इलेक्शन हुए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत के आई है मैदान, उसने हमेशा गवर्नमेंट बनाई है। जब भी अनफेयर इलेक्शन हुए पीपल्स पार्टी को हराया गया, किसी भी दौर की बात कर ले, ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन जो मैंने कहा आपने उसको इंडोर्स कर दिया कि जब पीपल्स पार्टी जीतती है तो इलेक्शन फेयर होता है। आपका ये मौकिफ है। मैं झगड़ा साहब से पूछूंगी, वो कहेंगे जब नून लीग जीतती है तब इलेक्शन फेयर होता है। वो तमाम पार्टीज के PDM और पीपल्स पार्टी जो भी इत्तेहादी इस कौम कुरैशी साहब, आप मौजूद हैं सर? जी, जी, इसलिए जरूरी है, मैं कहूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर कोशिश की है कि पाकिस्तान के जमहूरियत की बका के लिए उसने अपनी जो कुर्बानियां है या अपना जो हिस्सा भी है वो भी दूसरों को दिया है। और अगर ये इस वक्त आप देखें, कहा गया कि आप गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन हमने कहा कि अक्सरियत नून की है, लिहाजा हम इनको कहेंगे ये गवर्नमेंट बनाए, और इन्होंने बनाई। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो थी अलाइंस पे, वो सारी इनके साथ खड़ी हुई हैं, और एक सिस्टम को हम लेके चल रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है कि अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक हम चले, लेकिन बावजूद वो 3.5 साल की जो यहाँ पे मालियाती दहशतगर्दी हुई है, उसका खुमियाजा जो है अवाम ने भुगता है, वो इस 15 माह के पीरियड में। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ जो आने वाला वक्त है आपका, आज की जो तकलीफ है आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं समझता आने वाला वक्त आपका जो अच्छा होगा। उससे जो तकलीफ आप अब बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये तकलीफ हमेशा नहीं साथ रहती, सुख के दिन भी आने हैं। और इंशाल्लाह जो पॉलिसी बनी है, जो हम सोच रहे हैं, जो हमने किया है, हमारी पार्टी की लीडरशिप के पास विजन है। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने चैम्बर में गए हैं लाहौर में, तो उन्होंने कहा है कि पहले हम लोगों को उम्मीद करें, फिर ठीक है। उन्होंने कई जगहों पे कहा है कि ये जो सदी है
ये एशिया की सदी है, क्योंकि जो कुछ आपके इर्द हो रहा है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये सदी जो एशिया की सदी बन सके। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के विजन, सोच आने वाले वक्त को 20 साल 30 साल के मुताबिक वो चलती है और वो वहां से तहजीब बनती है। ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का सबसा था कि उन्होंने तमाम पार्टीज को इकट्ठा किया, और आज भी मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, और कंसेंसस के साथ जो भी वजीर आजम निगरान बनेगा इंशाल्लाह वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मुशावरत के साथ बनेगा। और इलेक्शन, हमारी कोशिश है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो, विद इन 90 डेज हो, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी। और हम ये देख रहे हैं कि अगला वजीर आजम मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी हो। चले, ये तो अभी इलेक्शन होगा तो उसके बाद जो है वो वक्त ही साबित करेगा। मुझे एक और ब्रेक से वापस आकर मैं सजाद मीर साहब से तफसील से निगरान सेटअप का जो मामला है उस पर भी और आने वाले इंतखाबात पर भी कॉमेंट लेती हूँ। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें निगरान सेटअप के क़याम के हवाले से। सजाद मीर साहब, सर प्राइम मिनिस्टर तो बड़ी भरपूर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने मुशावरत का अमल भी बहुत अरसे से उसका आगाज़ किया हुआ है। एक और इजलास हुए भी हुआ रिसेंटली। तो किस तरीके से आप देखते हैं, आप समझते हैं एक तो ये कि कंसेंसस फॉर्म हो भी सकता है इस सारी सूरत हाल के अंदर? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि 12-13 बड़ी सियासी जमातें जो हिस्टोरिकली एक दूसरे की मुखालिफ रही हैं, सारी एक तरफ है हुकूमत के, तो अपोजिशन तो बाद में कहीं आएगी। क्या हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक दूसरे को कायल कर सकेंगी एक नाम पर? लेकिन ये हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने तो कह दिया कि हमने वजीर आजम को इस बात का इख्तियार दे दिया है कि वो किसी निगरान वजीर आजम के लिए किसी शख्स का इंतखाब कर दे। होता ये कि ये प्रोसेस आसान नहीं होता, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से पॉइंट होते हैं जिस पर कंसिडर करना होता है। अपोजिशन से भी आपने मशवरा करना होता है। अपोजिशन के मशवरे के बाद फिर इस तरह का मामला अगर कोई क्राइसिस पैदा हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होता है। इलेक्शन कमीशन को फैसला करने के लिए बहुत सी बातों पर गौर करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट से पूछना पड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है, लेकिन हम अपने मुल्क की ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ, हमें पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पर आज की सूरत हाल में, जैसा कि आपने पहले एक सवाल किया था कि इसकी हुकूमत ने अपनी समत दुरुस्त कर दी है कि इलेक्शन में जाने की पोजीशन में है। इलेक्शन में जाने की पोजीशन का जवाब तो दोनों हमारे साथियों ने दे दिया, जगरा साहब ने भी और कुरैशी साहब ने भी, और जितनी तौर पर वो सियासी लोग हैं सियासी तौर पर उन्होंने उसका जवाब दिया। लेकिन समत का दुरुस्त करने की बात एक ऐसी है जिस पर मैं कह सकता हूँ यकीनन समत दुरुस्त कर दी गई है। और समत दुरुस्त करने की निशानी ये है कि हमारी मईशत जो बिल्कुल बैठ रही थी और हम डिफॉल्ट करने के दहाने पर थे, उससे निकाला है। लेकिन उससे निकालने की कुछ शराइत भी तो है ना जी, और आने वालों को उन शराइत पर अमल करना होगा, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोग जो इलेक्ट होके आए हों। और इसमें मैं बार बार कहता हूँ कोई उसका ग्रंटर भी होगा, और ग्रंटर कौन हो सकता है हमारे मुल्क में? अब हर जगह देखते हैं, आप एग्रीकल्चर लैंड को कल्टीवेट करें, 2500 एकड़ आपने कर दी है, उसका फौजी फाउंडेशन उसका बनाया हुआ है, IT का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप माइनिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हर जगह आप अपने आर्मी चीफ को आगे आगे देखते हैं। ये वो बात नहीं है, ये सेम पेज वाली बात उस तरह नहीं है। इस तरह की बात है कि हमारे बड़े अदारे जो है कंसेंसस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खुदा चाहे, अगर ये होता, अगर किसी तरीके से ये हो जाता कि अदालतें भी इस मामले में कंसेंसस करती और सोचती कि मुल्क की बेहतरी इसमें है कि जो दुरुस्त रास्ता दिखा दिया गया है, वो रास्ता जो कि मईशत का रास्ता है, उस रास्ते पर चलने के लिए हमें तावन करना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे माजी में कर दिया रेकोडेक का फैसला और स्टील मिल का फैसला, और वो जो एक जहाज आया था रेंटल पावर का, उसका फैसला। नतीजे के तौर पर पाकिस्तान की मईशत जो थी वो कई क्राइसिस में मुब्तला होकर रह गई। अब हमें कुछ ऐसे फैसले करने हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, मुल्क की बहबूद के लिए। इसमें बड़े अदारे इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़े पॉइंट इन्वॉल्व हैं, और अब आप खेल नहीं खेल सकते। आप ये नहीं कर सकते कि यार देखो हमने तो रास्ता बना दिया था। लेकिन मीर साहब, जो अभी आप बात करें और आपने जो सिनेरियो पूरा बताया और एक्सप्लेन किया, जाहिर सूरत हाल तो इस वक्त बड़ी ही सेंसिटिव है। इस तरह की सूरत हाल के अंदर निगरान सेटअप को लीड करने के लिए किस तरह की शख्सियत आप समझते हैं? क्योंकि आपको पता है इस पर भी बड़ी बहस है। टेक्नोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट्स के अपने लोग बताते हैं अप्स एंड डाउन्स, और दोनों तरह की बातें जो है वो सामने रखी जाती हैं। फिर क्या कोई फाइनेंस से रिलेटेड मईशत से जुड़ा इंसान हो, वो कहते हैं जी वो तो बिल्कुल ही कुछ इदारों के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, उनका मुल्क से कोई लेना देना नहीं। किस तरह के लोग आप समझते हैं कि होने चाहिए इस सेटअप के अंदर? अगर पाकिस्तान में कोई मुर्शिदान ऐसा हो
जो कि जिसका ताल्लुक किसी आलमी इदारे से ना रहा हो, या उनसे उसकी कोई डोरें जुड़ती ना हो, हिलती ना हो, तो मैं कहूँगा कि शख्स को ले आए। लेकिन अगर ऐसा शख्स ना हो, तो ऐसा सियासतदान जिसके मईशत के बारे में दरक हो, नौह रखता हो, वो बेहतरीन हो सकता है। लेकिन सियासतदान का इंतखाब आसान नहीं हुआ करता। इसलिए आसान नहीं हुआ करता कि सियासतदान बहरहाल किसी पॉलिटिकल पार्टी के ताल्लुक रखता होगा। जब बनाया गया था उस ज़माने में मेराज खालिद को, तो मेराज खालिद की हैसियत उस वक्त एक और तरह की एक न्यूट्रल शख्स की हो गई थी। जब बलक शेख मज़ारी को बनाया गया था, तो वो तो एक तरह का सचमुच न्यूट्रल शख्स बन के रह गया था उस वक्त, और उसको उस रास्ते पर चलता जिस रास्ते पर उसको चलाया जाता था। उसके अलावा जब कभी आप बनाते हैं किसी इसको अदलिया के आदमी को या किसी ब्यूरोक्रेट को आप लेकर आते हैं, तो वो भी एक ऐसा आदमी होता है कि जो कि एक पान होता है, पंजा होता है, एक किसी के हाथ में वो आगे चलता है। तो ऐसे आदमी की से ज़्यादा कैसे आदमी की ज़रूरत है जो शऊर रखता हो इस बात का कि जो सम दुरुस्त की गई है, ये कितने अदारों की मेहनत का नतीजा है और इसमें कितने लोगों की दिन रात की मशक्कत शामिल है, और इसे हमें कहाँ तक पहुँचाना है। ये 9 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये जो IMF के साथ आपसे मिले हैं, इन 2 महीनों में आपने बहुत कुछ करना है। अगर ना कर सके तो बहुत नुकसान होगा, और इसकी गारंटी देना जो है ना, ये आने वाले सेटअप के लिए, और मेरे ख्याल में इसी बात पर गौर कर रहे हैं कि ऐसा शख्स कौन हो जो सबको साथ लेकर भी चले और आने वाले सेटअप ये उस मकासद को पूरा भी कर सके जिसका गोया बिल्कुल ठीक है। एक सवाल सर, ये इलेक्शन वक्त पर होगा कि नहीं होगा, ये डिबेट इस मुल्क में सब कुछ ऐलान होने के बावजूद भी जो है वो हम देख रहे हैं कि नहीं रुक रही। मैं आपकी तरफ भी ये सवाल रखती हूँ, पहले झगड़ा साहब से इस पर जरा कमेंट ले लूँ। सर, एक तो ये कि वक्त से 2-4 दिन पहले असेंबली तहलील करना ताकि 60 दिन में इलेक्शन ना हो, 90 दिन में। अभी इस पर बहस हो ही रही थी कि क्यों मजीद 1 महीना दरकार है हुकूमती जमातों को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। तो ये मरदमशुमारी वाला मामला हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पहले कह दिया गया और अब जो है वो ऑफिशियली CCI को भी जो ऑफिशियल समरी है वो मूव कर दी गई है। तो सर, अगर मरदमशुमारी नई वाली इंप्लीमेंट करने की बात की जाएगी तो आप नहीं समझते कि उसके लिए तो मजीद वक्त दरकार होगा, नई हल्काबंदियां करनी पड़ेंगी, वो एक और पूरा प्रोसेस है? ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें टाइम तो डेफिनेटली लगेगा, लेकिन एक तरफ हम कहते हैं कि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना है। अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना है तो फिर उसके लिए नई मरदमशुमारी जो है वो नहायत ही जरूरी है। तो इसके लिए अगर हम ये कहेंगे नहीं उसके बगैर हो जाएगा या पिछली फिर दैट मीन्स कि हमारा इरादा कोई अच्छा नहीं है और हम इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं करना चाहते। जो कि मैंने आपको पहले भी बयान दिया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का तो यही बयान दिया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इस मुल्क के लिए नहायत ही जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो मईशत का है। मईशत हमारी देखें तो कहाँ पर पहुंच चुकी है। IMF जो हमें डिक्टेशन दे रही है और वो हमें मजबूरन एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। ये देख लें कि 20 रुपए बिजली महंगी करनी पड़ी, किसके कहने पे? क्या नून वाले चाहते हैं कि ये महंगाई कर दी जाए? नहीं, IMF से मजबूर है, क्योंकि IMF अगर हमें कुछ नहीं देगा तो यकीन कर लें कि हम आगे नहीं चल सकते। आफ्टर ऑल पाकिस्तान जब से बना है वो पहले चंद साल तो अपनी जगह ठीक थे, लेकिन उसके बाद जो मईशत की हालत हो गई है और जो कर्जे हमें देने पड़ रहे हैं वो तो सोच से बाहर बात है। और उसके लिए तो आपको देखेंगे उसमें हमें IMF जिस तरह ब्लैकमेल कर रहा है और जिस तरह हमसे पैसे मांग रहा है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो सारी दुनिया को मालूम है। और अमेरिका जैसी कुव्वतें और बाकी कुव्वतें चाहती हैं, वो कहती हैं पाकिस्तान को हम खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि इसकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, बट वी वांट टू सी अ वीक पाकिस्तान। और वीक पाकिस्तान के लिए वो क्या कहते हैं, इनका एटमी प्रोग्राम डॉक्टर कदीर साहब ने इनको 1 स्टेप अहेड हमसे दिया हुआ है। वो प्रोग्राम जो है उन्होंने पाकिस्तान को दिया था और उसमें पाकिस्तान टुडे इज अहेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेप अहेड ऑफ
यूनाइटेड स्टेट, ये अमेरिका खुद एडमिट करता है। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, वक्त थोड़ा महदूद है। मैं इसी नुक्ते पर सजाद मीर साहब से भी राय जरूर चाहती हूँ सर कि ये जो नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात का मामला है, इसमें एक तो वक्त बहुत दरकार होगा, उस पर भी कमेंट कीजिएगा कि ये तो फिर क्या निगरान सेटअप लंबी देर के लिए आएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला हम कहीं विफाक में भी तो नहीं होता हुआ देखेंगे ना। एट द सेम टाइम नई मर्दमशुमारी से जहां पर हम कहते हैं कि शफाफियत के लिए, फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है, वहीं पर अभी तो बड़े सारे सवालात हैं। सिंध की बड़ी रिजर्वेशंस हैं, केपीके की एक बेल्ट की बड़ी रिजर्वेशंस हैं, तो फिर इस कॉन्ट्रोवर्शियल अगर मर्दमशुमारी को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा तो वो और मसाइल नहीं क्रिएट होंगे सर उससे? देखिए, जो इस पे रिजर्वेशन है, मैं केपीके के या बलूचिस्तान के, उसमें तो कुछ बातें जेन्युइन भी हो सकती हैं, कुछ बातें जो हैं वो गिरोही और फुरूई इख्तिलाफत की भी हो सकती हैं। लेकिन सिंध में तो मसला बड़ा अजीबोगरीब बन गया है। आप खालिद महमूद सिद्दीकी कहते हैं कि 3 करोड़ से अगर कम कहा जाएगी कराची की आबादी तो हम कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, कराची की आबादी, मैं कराची में रहा हूँ, मैंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा उस शहर में गुजारा है, मुझे उस शहर से प्यार है। अब वो कहते हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ मानो। अब इंटीरियर के लोग कहते हैं अगर वो 3 करोड़ मानती तो हमारी 4 करोड़ मानो, और 7 करोड़ मानो तो बाकी पाकिस्तान की आबादी कहाँ जाए? सबकी आबादियां बढ़ जाएं और फिर कोई और ना बोले, ये कैसे मुमकिन होगा? तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी तो यकीनन हो सकती हैं, और बहुत सी पार्टियां जो सियासी तौर पर बहुत सी बातें कर भी सकती हैं। लेकिन अगर इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत नहीं होते, पहले तो ये कहा गया था पुरानी मर्दमशुमारी के तहत कर दी जाए, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, और आइन में कोई तब्दीली आप कर नहीं सकते क्योंकि असेंबली पूरी नहीं है। तो अगर फिर आप आइन के मुताबिक इलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको मर्दमशुमारी कराना पड़ेगी, लेकिन उस सूरत में इलेक्शन कोई लंबा पोस्टपोन नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के जराए कहते हैं उस सूरत में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक इंतखाबात इसलिए हर सूरत कराना पड़ेंगे कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, और सेनेट के इलेक्शन से पहले असेंबलियों की पोजीशन मौजूद होनी चाहिए और उनको एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई 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 और तदबीर करना चाहता है, और तदबीर होना मुमकिन है, और अगर कोई हालात खराब कर रहा है जो 9 मई के बाद खराब हो रहे हैं, और 9 मई के बाद अदालतें उसको मजीद खराब कर रही हैं, अगर वो जस्टिस को होने नहीं दे रही तो मेरे ख्याल में वो इसमें एक रुकावट डाल रही हैं। अगर वो ये कर रही हैं तो फिर मेरे ख्याल में कुछ आप ऐसा सोच सकते हैं कि हालात जो हैं मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन वेरी वैलिड एंड वेरी पर्टिनेंट पॉइंट कि मार्च में क्योंकि सेनेट का इंतखाब होना है तो शायद उससे फरवरी से ज़्यादा मजीद इसको डिले करना मुमकिन वैसे भी नहीं होगा। वक्त होता तो हम मजीद ज़रूर बात करते बहुत का। सजाद मीर साहब आपके वक्त के लिए, सर इकबाल ज़फर झगड़ा साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तस्नीम कुरैशी साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। नुक्ता इतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।